नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर से। नए बजट में खत्म हो सकता है पार्षदों का कोटा। आपको बता दें कि 300 करोड़ की देनदारी की वजह से ऐसी नौबत आई है। आय से अधिक खर्च के चलते हालात बिगड़ गए हैं। वहीं नई व्यवस्था में पार्षद सिर्फ बजट का प्रस्ताव दे सकते हैं। महापौर और नगर आयुक्त ही इस मामले में निर्णय लेंगे। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां नए बजट में खत्म हो सकता है पार्षदों का कोटा। आपको बता दें कि 300 करोड़ की देनदारी की वजह से ऐसी नौबत आई है। आय से अधिक खर्च के चलते हालात बिगड़ चुके हैं, जिसकी वजह से नई व्यवस्था में पार्षद सिर्फ प्रस्ताव दे सकते हैं। महापौर और नगर आयुक्त ही इस मामले में अब निर्णय लेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर उषा मिश्रा को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। उषा मिश्रा को ये सम्मान नारी सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय भागीदारी, उच्च सामाजिक आदर्श भावना और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेलर रमन शर्मा ने उषा मिश्रा को अवार्ड देते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्हें और भी ऊंचाइयां छूने की उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के गोलीकांड मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। आपको बता दें कि आयुष के ऊपर फायरिंग की घटना की गई थी। अब आयुष की मां ने बेटे को निर्दोष बताया है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आयुष के ऊपर फायरिंग की घटना को लेकर आयुष की मां ने उन्हें बेकसूर बताया है। साथ ही पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के गोलीकांड मामले में अब उनकी मां ने उन्हें निर्दोष बताया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। वो जानती थी कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चुंगल में फंसा लेंगे, तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगी। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू। तो हम ये कहना चाहते हैं, अब जो हुआ, अब हम लोग तो दुखी अपने बच्चे से है ही हैं। क्यों इतनी तेज तर्रार महिला है कि आप लोग उसके बयान देखा होगा, हर जाके मीडिया वालों से जाके घुस करके अपने मीडिया वालों से हम लोगों को बदनाम किया कि मेरे वो जो हैं सांसद और विधायक तो हैं, तो इस तरह का काम किया। हम वहीं की जायजा। वहीं मोहनलालगंज लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आयुष ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसने खुद पर गोली नहीं चलवाई। उसकी पत्नी ने पहले उसे हनी ट्रैप के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया था। उसी ने गोली चलवाने की साजिश रची थी। अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सजा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की जिंदगी बर्बाद।
इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से है, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया गया है। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो के सहारे अध्यापक ने युवती को ब्लैकमेल किया है। वहीं अश्लील वीडियो दिखाकर युवती पर शादी का दबाव बना रहा था अध्यापक। बड़ी जानकारी हम आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया गया और अब अश्लील वीडियो के सहारे अध्यापक युवती को ब्लैकमेल कर रहा है। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो दिखाकर युवती पर शादी का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बात न मानने पर अध्यापक ने युवती के परिजनों को अश्लील वीडियो भेज दिया। वहीं पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि काशिमपुर थाना इलाके के एक विद्यालय में तैनात है अध्यापक। वहीं यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरह से पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, इसको लेकर लोकमंच की टीम ने अपर पुलिस महानिदेशक SN सावंत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो यूपी चुनाव का आगाज होने को कुछ ही दिन बचे हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर के यहाँ पे लोकमंच की टीम अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन के पास है। उनसे बात करते ही किस तरीके से तैयारी पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पे की गई है। सर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही पंचायत चुनाव होने वाला है। तो पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी एक बहुत बड़ा चुनाव है, जिसमें वोटर्स का संख्या भी बहुत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे प्रत्येक गांव का भ्रमण करने का कार्यक्रम हमारा लगभग 2 माह पहले से ही शुरू हो चुका है और हमारे पुलिस अधिकारीगण और प्रशासनिक अधिकारीगण साथ में जाकर विभिन्न गांव में जाते हैं और पुलिस विभिन्न स्थान में जाकर जो गांव की संवेदनशीलता है उसको एसेस करते हैं और जितने संभावित हमारा मतदान केंद्र और मतदेय स्थल है उसका श्रेणी बना दिया गया है, जो कौन अत्यंत संवेदनशील है या कौन संवेदनशील है या कम संवेदनशील है उसको श्रेणीभुक्त कर दिया गया है और उसी प्रकार उसके बाद फॉलोअप एक्शन लिया जाता है। जैसे कि उस क्षेत्र में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं, जिनका पास्ट रिकॉर्ड ख़राब है, जिस गांव में ऐसे ऐसे घटनाएं पहले होती थी या पार्टीबंदी बहुत रंजिश बहुत है, तो इसको पहले से ही विभिन्न जो निरोधात्मक कार्रवाई किया जा रहा है ताकि एक शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न हो पाए, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत 107-16 की कार्रवाई करना, गुंडा एक्ट में कार्रवाई करना, 110 में कार्रवाई करना, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना, विभिन्न प्रकार की कार्रवाई सभी किया जा रहा है और हम लोग लगातार विभिन्न जनपद में जाकर हमारे फोर्सेस के और हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई की गई है और उसको लगातार फॉलोअप भी किया जाता है। सर, जो असला है उसको भी जमा कराने के काम, जो असलाहे हैं जहाँ जहाँ उचित समझा जाएगा, जहाँ असला रहना उचित नहीं है, जिससे संवेदनशीलता बढ़ सकती है, तो उस जगह पे निश्चित रूप से असला जमा होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ अपर पुलिस निदेशक SN सावंत जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत चुनाव में जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ भी जो चिन्हित करके कार्रवाई करने की क्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय पर टेक्निकल बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बेरोजगार युवकों ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। 6 साल से सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, ऐसा युवकों का कहना है। आपको बता दें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय नहीं पहुंचने दिया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बड़ी जानकारी हम आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां सचिवालय पर टेक्निकल बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवकों का आरोप है कि सरकार पिछले कई सालों से कोई नई वैकेंसी नहीं निकाल रही है। युवकों का कहना है कि 6 साल से नहीं कोई वैकेंसी निकाली गई है सरकार की तरफ से। आपको बता दें इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय गेट पर नहीं पहुंचने दिया। आपको बता दें बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उद्घाटन को पूरे हुए 1 साल हो गए हैं। ऐसे में मधेपुरा और कोशी में स्वास्थ्य सुविधा कितनी बदली है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन हुए पूरे 1 साल हो गया है। जब इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को बनाने की घोषणा हुई थी तब मधेपुरा और आसपास के इलाके के लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि अब शायद इलाज के लिए उन्हें कहीं और ना भटकना पड़े। 1 साल पहले ही मेदपुरा को मेडिकल कॉलेज तो मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी इलाज के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। 7 मार्च 2020 को इस अस्पताल का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के 1 साल बाद भी ये मेडिकल कॉलेज मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं, ना ही जांच की समुचित व्यवस्था। 1 साल बीत जाने के बाद भी आईसीयू वार्ड की शुरुआत नहीं हुई है। ना लाइफ सपोर्ट, ना एम्बुलेंस की सुविधा। गंभीर मरीजों को भी यहाँ से सिर्फ रेफर ही किया जाता है, वो भी बिना एम्बुलेंस के। यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ई रिक्शा से ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए क्या बोला गया है प्रशासनिक दृष्टिकोण से? सर एम्बुलेंस अभी शॉर्टेज है, इसलिए। बड़ी बात है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ की जो पेशेंट दूर दराज और बाहर से आते हैं कि यहाँ आईसीयू की व्यवस्था होगी, और यहाँ आईसीयू चालू नहीं होने के कारण यहाँ से वो पेशेंट को रिफ़र कर दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इमरजेंसी का मतलब होता है कि ये पेशेंट की हर जांच और हर व्यवस्था उसको मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक भी जांच इमरजेंसी में आपको जाइएगा तो एक भी जांच पेशेंट की यहाँ नहीं होती है। जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये मेडिकल कॉलेज अपने बदहाली का आंसू अभी तक बाहर है। वर्षों से कहा जा सकता है कि जब से शुरू हुआ स्थापना काल से ही मेडिकल कॉलेज को लाइफ एम्बुलेंस नहीं है। ये बात तो यहाँ समाचार में भी सुना, आपके चैनल में इससे पहले भी आया हुआ था, लेकिन ये चीज़ जो है सो तो सरकार को सूचित किया गया है। अब थोड़ा सा इस पर आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी स्टेटमेंट है कि हम लोग जल्दी से ही इसको मुहैया कराएंगे। मधेपुरा और कोसी के लोग भले ही मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य सेवा से खुश ना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज का प्रशासन अपनी उपलब्धियां गिनाते थकता नहीं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तो इस बात से फूले नहीं समा रहे हैं कि उनके मेडिकल कॉलेज में 100 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, और तो और अब तो मेडिकल कॉलेज में छोटे मोटे ऑपरेशन भी हो रहे हैं। काफ़ी उपलब्धियां हुई है, लेकिन ये तो अंत नहीं है। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाली कहानी है। 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया, पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा है। पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, अब वो शुरू हो गया। आदेश आ गया है सरकार का होम डिपार्टमेंट से। सारे लोग बहुत बच्चे से हमारे टीचर लोग क्लास ले रहे हैं। हॉस्पिटल में भी गायनी डिपार्टमेंट में डिलीवरी नहीं हो रहा था, सिजेरियन नहीं हो रहा था, अब शुरू हो गया है। तो सारा विभाग अब काम कर रहा है। अभी हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ना है। चाहेंगे कि जो सबका सहयोग रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पीजी का भी पढ़ाई हो। अभी तो शुरुआत है, ये मेरी इच्छा है कि ना एमएसएमडी तो डीएनबी तो शुरू हो सकता है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने तो अपनी उपलब्धियां भी गिनवा दी और 2-4 साल में सारी कमियां दूर करने की भी बात कह दी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सभी मूलभूत सुविधाएं कब तक उपलब्ध होंगी और मधेपुरा की जनता को कब तक इसका लाभ मिल पाएगा। लोकमंच न्यूज के लिए मधेपुरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दुकान पर ग्रामीण से लेखपाल ने रिश्वत ली, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि अकबरपुर तहसील क्षेत्र में कार्यरत हैं लेखपाल। बड़ी जानकारी हम आपको अंबेडकर नगर से दे रहे हैं, जहां लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें
एक दुकान पर ग्रामीण से लेखपाल ने रिश्वत ली। आपको बता दें कि अकबरपुर तहसील क्षेत्र में कार्यरत है लेखपाल। बड़ी जानकारी हम आपको अम्बेडकर नगर से दे रहे हैं, जहां लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अपने विवादित बयान से सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला है। गोपाल मंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बनिया बिरादरी वाले हमारे सामने टिकने वाले हैं क्या। उन्होंने सोमवार को देर शाम मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमसे बड़ा लड़ाका वो सब थोड़े ही हैं, हमारे पास तो बंदूक रहती है, जरूरत पड़ने पर साफ कर देंगे, ठोक देंगे। बता दें कि विधायक गोपाल मंडल इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। आरोप है कि गोपाल मंडल बांका इलाके में जमीन कब्जा करने गए थे, जहां पर ग्रामीणों ने बांका में उन्हें बंधक बना लिया। गोपाल मंडल ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए एक बार फिर विवादित बयान दिया है। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार होता, हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था। बनिया बैताल साहब हमरे सामने में टिकेगा, एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं, अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार होता, हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था। बनिया बैताल साहब हमरे सामने में टिकेगा, एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं, अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। बिहार के महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश आज अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। विधायक मुकेश हाथों में आला और बीपी मशीन साथ लेकर विधानसभा पहुंचे। आरजेडी विधायक मुकेश ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज विधानसभा में बीपी मशीन और आला लेकर वो इसलिए आए हैं क्योंकि आजकल सीएम नीतीश का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। वो बात बात पर कभी भी विधायकों पर और मीडिया से नाराज हो जाते हैं। ऐसे में नीतीश जी की बीपी जांच कर उनको स्वस्थ रखने में काम आएगा। मुकेश ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार सभी के अभिभावक हैं, इसलिए हम लोग उनकी शुभकामनाएं हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। बता दें कि सोमवार को आरजेडी विधान परिषद सुबोध राय पर नीतीश कुमार परिषद में गुस्सा हो गए थे और नीतीश ने विधान परिषद सुबोध राय को नियम का पाठ पढ़ाया। इससे आहत होकर आरजेडी विधायक मुकेश आज आला और बीपी मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे। लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे। वहीं भोजपुर जिले के बड़हरा क्षेत्र में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी हर रोज खूनी खेल खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम दिखाई दे रही है। ताजा मामला बड़हरा थाना क्षेत्र के फुहा गांव के दियारा इलाके की है, जहां सोमवार की रात हथियारबंद अपराधियों घर लौट रहे पिता और 2 बेटों पर गोलियां चला दी। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद तीनों की हालत को चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ पंकज कुमार रावत सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मियों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बालू के अवैध खनन और ट्रैक्टरों से अवैध वसूली को लेकर गुटों के बीच आपसी रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर 10 दिनों से दोनों गुटों के बीच गोलीबारी की जा रही थी। आज भी दोनों गुटों के बीच गोलीबारी हो रही थी, जिसमें गोली लगने से तीनों बाप बेटे जख्मी हो गए। गोली बुझाई के हमने कहता नहीं जाए कि क्या कहला कि हमने के तेलहन वाली गाड़ी हो, बालू वाली गाड़ी ना हो, गोली न चला वो लोग आना धुन शॉट के बुझाई क्या कहला कि तारा तौर मारे लगना। तो आप लोग तेलहन लिए हुए थे? जी, और ट्रैक्टरे पर तेलहन अभी डाल देगा। क्या नाम है आपका? दिनबंधु महतो। कहाँ घर है? खूह। 3 तो आए थे, 2 की हालत काफ़ी नाजुक थी। दोनों का पेट में गोली का
लगने का बोल पाया गया है और दोनों की स्थिति नाजुक समझते हुए हम उन्हें रेफर किए पटना PMCH। और तीसरे का हाथ में गोली लगा है और पैर के ऊपरी भागों में लगा है और उसकी हालत थोड़ी सी बेटर है। और तीनों ही साथ में गोली लगा हुआ है तो तीनों साथ में ये PM। लखनऊ में लोकमंच ने सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी से खास बातचीत की, जिसमें सहकारिता मंत्री ने किसानों को लेकर लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको बताते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनहित कार्यों को लेकर सजग रहते हैं। यही वजह है कि तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही है और उनके जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी जी, जिनसे बात करते हैं कि जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा देने के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही है भविष्य में। सामान्य रूप से हर जितने भी विभाग हैं सबकी सोच ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। अब जैसे हमारा LDB है, LDB में ये था कि तमाम लोगों पर तमाम कर्ज लदा था। कर्ज लिया था 14,000 रुपया और आज हो गया था वो 4 लाख। माने वो लगता था कि जैसे दे ही नहीं पाएंगे। हम लोग जब आए थे तो LDB नाबार्ड का 23,000 रुपया उधार था, 2300 करोड़ रुपया उधार था। हम लोगों को लग रहा था कि पहाड़ है। हम लोगों ने उसमें एक मुफ्त समाधान योजना लागू की, जो 97 से पहले जिन लोगों ने ऋण लिया था उनका सारा कर्ज माफ़ कर दिया, केवल ऋण माफ़ कर दिया, केवल जो मूलधन है वही वापस कर दें बस। तो अब ये अपने आप किसानों को एक आनंद आया कि अब जिसको 4 लाख देना था उसको 14,000 देना है, तो एक मुश्त तुरंत देने को तैयार हो गया। ऐसे ही जो बाद का ऋण था 2005 तक का, 97 और 2005 के बीच में, इसको कहा हम मूलधन के बराबर हमको ब्याज दे दो और हम बाकी माफ़ कर देंगे। ये किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ, एक दिन में हम लोगों को 14 करोड़ रुपया, 12 करोड़ रुपया आया। और आज बड़े उससे हम कह रहे हैं कि सारा कर्ज माफ़ हो गया, अदा हो गया। नाबार्ड का बिल्कुल हम बाकी नहीं है, आसान हमारी किस्तें हो गई। हम फिर ऋण बांटने लगे। नाबार्ड जो LDB कहा जा रहा था बंद कर दीजिए, ये बंद होने लायक है, वो आज काम करने लगी, चल गई। ऐसे ही UPCB और DCB का है। UPCB प्रारंभ में भी लाभ में थी, लेकिन अब उसका लाभ ही नहीं बढ़ा है। उसके पास अपने प्लेटफॉर्म नहीं थे, PFMS नहीं कर पाता था और उसके पास खुद का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उसके लिए वो करते थे कि ICICI से इन्होंने उधार लेके रखा था और उसको किराए पर वो बाकायदा देते थे किराया, और सामान्य किराया नहीं था। 200 करोड़ उनको वो देते थे, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी, और 8 करोड़ रुपया महीना देते थे। हम लोगों ने उसको अपने आप करा लिया। अब वो हमारे पास खुद का हो गया, अब हमारे पास अपना पोर्टल हो गया। साथ ही साथ सारे मोबाइल वैन चलाए हमने। कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उनके दरवाजे पर हमारी बैंक पहुंच गई। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सारी दिशा में काम किया है। भंडारण में भी हम लोगों ने किया है कि आज भंडारण में सामान्य रूप से समाज की स्थिति ये हो गई है कि अब गाँव में कुठला और बखार और डेहरी बनना थोड़ा कम हुआ है। उनके अनाज की रखरखाव की जिम्मेदारी अब हमारा भंडारण ले रहा है। हमें कह रहे हैं कि आप लाइए, हमारे पास रख दीजिए, जो बाकी सबसे किराया लेते होंगे उससे आपसे 30% कम लेंगे। उसके रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी होगी, दवा पानी चूहा सबसे बचाएंगे हम। और यदि आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता हो तो जितना रखा है इसका इस समय जो बाजार मूल्य है उस रेट से आप हमसे रसीद लीजिए और आपको हमारा बैंक पैसा देगा, आप ले जाइए। जब आपको भाव अच्छा लगे तब आप बेचिए। माने हर प्रकार से हर दिशा में हम किसान के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार हर दिशा में काम कर रहे हैं। ये बात किसान की हो रही है तो लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं किसानों के, और ज़्यादातर जो पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं जो है इसका बोझ किसानों पर पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दामों को लेकर? देखिए, हम सब लोग सामान्य रूप से हमारे विभाग के द्वारा जो किसानों को किया जाना है मैंने उसका आपको उल्लेख किया। और जहाँ तक किसान आंदोलन का है, किसान आंदोलन आप सामान्य रूप से जानते हैं, किसान खेत खलिहान में जूझने वाला जवान है। उसकी स्थिति ये नहीं है कि वो धरना प्रदर्शन आंदोलन करे। वहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले या तो राजनीतिक लोग हैं या राजनीतिक किसान हैं जो इस धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं। जहाँ तक पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने का है, बढ़ा है,
उसका असर पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं, देश की मजबूरी है और इस नाते वो गाड़ी बढ़ रही है, किसी को उससे कष्ट ना हो, ये हमेशा हमारी सरकार सोचती। ये सर बंगाल चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या नतीजा हो सकता है? अब हम तो बंगाल नहीं गए हैं, लेकिन जो अखबार, टीवी और वो सब का है, उसको देख के लगता है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, मंत्री जी का कहना है कि आने वाले समय में जन कल्याण से संबंधित और भी कार्य किए जाएंगे। वहीं किसानों को लेकर भी बड़ी जो है सोच रखी जा रही है कि उनके अनाज भी न खराब हो, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जाएंगी। अब बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इसका जनता को क्या और लाभ मिलता है, यह समय बताएगा। आसिफ बेग, लखनऊ, लोकमंच। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।